830 के करीब की क्लोजिंग है डीएलएफ की। और इन लेवल से अगर तेजी करते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 860 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 814, तो 814 का स्टॉप लॉस रखे। स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो डीएलएफ थोड़ा सा करेक्शन कर भी सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इन लेवल से खरीदने के बाद 860 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 814 बताया ना सर आपने? 814 का स्टॉप लॉस रखना है, यस। ठीक है। और कितने शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कितने समय के लिए लगभग? ये 3 से 5 दिन का ट्रेड होगा। 3 से 5 दिन का, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या पिक रहेगी आपकी सर? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है कि बीएफएसआई सेक्टर में काफी अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि देखिए बैंक्स में ओवरऑल करंट लेवल से अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस बार के जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर्स इन पर्टिकुलर स्टॉक्स स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक को सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्वार्टरली नंबर्स, टेक्निकल फॉर्मेशन देखा जाए तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक ये काफी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा शानदार कैंडिडेट हो सकता है खरीदने के लिए। 1750 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1750 से लेकर 1700 के रेंज में से खरीदे। 1670 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स नजर आते हैं 1950 से लेकर 2050 के। तो करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को खरीदा जा सकता है विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, ये तो बात हुई। इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी सर लॉन्ग टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के लिहाज से 6 से 12 महीने का व्यू होना जरूरी है। 6 से 12 महीने मिनिमम व्यू होना चाहिए। ओके। और इस बीच हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं। पहले कॉलर हमारे साथ राहुल जुड़े हैं गुरुग्राम से। राहुल, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे वो नॉर्थन आर्क कैपिटल के 1000 शेयर पड़े हुए हैं 350 के। पर रिपीट करिए अपना सवाल राहुल। नॉर्थन आर्क कैपिटल, नॉर्थन आर्क कैपिटल सर। ओके, बताइए श्रीकांत सर, क्या राय रहेगी इनके लिए? अच्छा, नॉर्थन आर्क नॉर्दर्न आर्क जी। कैपिटल, ओके। तो वैसे देखा जाए तो मैंने कभी ये पर्टिकुलर स्टॉक को इतना क्लोजली देखा नहीं है, लेकिन अभी देख लेता हूं मैं। इट्स अ न्यू लिस्टिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और न्यू लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक 350 के करीब खुलने के बाद अभी लगातार गिरते हुए 230 के करीब आया हुआ है। हमें लगता है कि देखिए वैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक के आईपीओ के बाद या तो आईपीओ आने के करीब काफी हलचल थी इसमें, और मुझे लगता है कि काफी अच्छा इंटरेस्ट इसमें इन्वेस्टर लोगों का था। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक गिरा हुआ है। अभी लगता है मुझे कि ये स्टॉक स्टेबलाइज हो रहा है और वापस से एक पुल बैक भी कर सकता है। अगर पुल बैक होता है तो मुझे लगता है स्टॉक कम से कम 300 320 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है। तो हमें लगता है कि एक बार अगर कोई पोजीशन आपके पास अगर है तो आप 300 320 के करीब इसमें से एग्जिट होने की सोचिए। अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 350 के लेवल्स को अगर वापस से क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद हम फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन जैसे ये खुलने के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ है, हमें लगता है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो 300 320 के करीब आप आपके लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट हो सकते हैं। 300-320 के करीब एग्जिट होने की राय है नॉर्दर्न आर्क पर। अगले कॉलर जय किशन जुड़ गए हमारे साथ ग्वालियर से। जय किशन, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास ना 1000 शेयर है स्पंदला स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस के। 600 रुपए में लिए थे मैंने। और दूसरा है अनुपम रसायन, 500 शेयर हैं मेरे पास 800 रुपए के भाव पे। ओके। नहीं, अनुपम रसायन और टाटा मोटर से 850 के भाव पे 500 शेयर। ओके, बताइए श्रीकांत सर, क्या राय रहेगी तीनों शेयर पर? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं टाटा मोटर्स की अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आपने खरीदा है 850 रुपए में, वो काफी अच्छी खरीदारी में कहूंगा कि हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो 1150 1200 के करीब था। वहां से लगातार गिरते हुए उसने 900 के करीब काफी अच्छा वक्त निकाला था। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट या थोड़ी सी वीकनेस हमें मार्केट के साथ देखने मिल सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1050 के करीब तो कम से कम जा सकता है। उन लेवल्स के करीब एक बार आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि स्टॉक एक रेंज में रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर अनुपम रसायन की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि आपको थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा।
तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में भी आप फॉर द टाइम बिंग बने रहे। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कॉस्टिंग आपकी जो भी है खरीदारी के लेवल्स, अगर उन लेवल्स के करीब अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में अगर आता है तो आप इसमें से एग्जिट करने की सोचिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो अनुपम रसायन है या तो जितने भी केमिकल के स्टॉक्स है वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और इनमें रिवाइवल आने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। तो करंट लेवल से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कॉस्टिंग के नियर बाय अगर आता है तो बिल्कुल आपको इसमें से एग्जिट करना जरूरी है। और इसके अलावा जो आपने एक स्टॉक पूछा था स्पंदना पूर्ति, अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि वैसे माइक्रो फाइनेंस में काफी दिक्कतें हैं और मुझे लगता है ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। इसके जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तब भी हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि आप इसमें से एग्जिट करके आप या तो बजाज फाइनेंस या तो बजाज फिनसर्व, ये दो स्टॉक आप चूज कर सकते हो। इनमें आप इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि स्पंदना स्फूर्ति बेच के आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बजाज फाइनेंस में या तो बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, यस, स्पंदन स्फूर्ति की जगह आप बता रहे हैं। अगले कॉलर हमारे पास पूरन सिंह जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। पूरन सिंह, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरे पास जियो फाइनेंस के 620 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 333 एंड इरकॉन के 686 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 224 पे। ये दोनों स्टॉक पे क्या करना चाहिए? बताइए सर, जियो फाइनेंस और इरकॉन क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, तो देखिए अगर जियो फाइनेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 330 335 में वैसे इसने काफी वक्त निकाला था और कई सारे इन्वेस्टर्स ने इन्हीं लेवल्स पे इन्वेस्ट भी किया है। हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट करने की अगर और जगह हो तो आप करंट लेवल से भी इसे खरीद सकते हैं। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वापस से 400 420 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें बने रहें। इसके अलावा अगर आप इरकॉन की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इरकॉन भी काफी वैसे अच्छा एक स्टॉक है रेलवे पर्टिकुलर सेक्टर में से। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप इरकॉन में से अगर एग्जिट करते हो और अगर ये इन्वेस्टमेंट्स अगर आप आरबीएनएल में डालते हो, रेल विकास निगम में, तो वो मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद आने वाले कुछ महीनों में या लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो आपकी कॉस्टिंग काफी नजदीक की है, तो करंट लेवल से आप इरकॉन में से एग्जिट करके आप आरबीएनएल में आपके इन्वेस्टमेंट्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर चेतन हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। चेतन, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मैंने ना IRCTC लिया था एक्स 1329 रुपए में एक्स बॉन्ड सर, मतलब 1.5-2 साल की बाइंग है मेरी जी। तो अब मुझे उसमें क्या करना चाहिए? मतलब मेरी प्रॉफिट तो काफी अच्छा है। बताइए श्रीकांत सर, क्या करना चाहिए IRCTC को? चेतन सर, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। आपने इसे कम बोनस खरीदा है? IRCTC इन्होंने बताया है करीब 1.5 साल पहले इन्होंने खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो देखिए यहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा। अगर इन लेवल से मैं कहूंगा कि अगर किसी और अगर आपको पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में या किसी और स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में से करंट लेवल से एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो थोड़ा कुछ और महीनों तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल से मैं आपको ये राय दूंगा कि आप IRCTC में से एग्जिट करके आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप इंडिगो में अगर आप शिफ्ट करते हो तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। काफी अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस है। 4500 4600 के करीब इंडिगो अभी ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो इन लेवल्स पे आप IRCTC में से एग्जिट करके आप इंडिगो में इन्वेस्ट कीजिए। काफी देश की एक नंबर 1 एयरलाइन है, साथ ही साथ इसका मार्केट शेयर भी काफी हाई है। बिल्कुल, IRCTC को से एग्जिट करें और इंडिगो खरीदें, श्रीकांत सर की राय है। अगले कॉलर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। संजय, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार जी। हम बोल रहे थे हमारे पास 7000 शेयर विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स है, 2021 से लिया 50 पैसे में। एक बार शेयर का नाम फिर से बताइए। विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स। विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक, बताइए श्रीकांत सर। देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक तो मेरे कवरेज में नहीं है, मैंने कभी इसे देखा नहीं है।
बट ऑलवेज मैं हमारे जितने भी निवेशक होते हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक की अगर जो प्राइस होती है अगर काफी कम है तो ओनली बिकॉज की प्राइस कम होने से आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एक मैं कहूंगा कि एक गलत नजरिया है। चीप है इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक काफी मल्टीबैगर हो जाएगा। ये अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, आपका कोई सोर्स, आपका कोई एडवाइजर हो जो आपको इसे बता रहा है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचे। यहाँ पे कई सारे वैसे विकल्प होते हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी इस स्टॉक से निकलें और कोई बेहतर स्टॉक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और मेल पर हमारे पास सवाल भेजा है मध्य प्रदेश से अनुपम शर्मा ने। कोल इंडिया इनके पास है सर, 150 शेयर है इनके पास 427 के भाव से, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल, तो देखिए कोल इंडिया तो रखना ही चाहिए। एक अच्छी कंपनी है और साथ ही साथ डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इवेंचुअली इसके डिविडेंड भी आपको काफी आपके कॉस्ट को कम करने में फायदा कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर इसमें सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से 550-600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इसका एफिशिएंसी, इसका परफॉर्मेंस डे बाय डे एंड ईयर ऑन ईयर काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो बिल्कुल करंट लेवल से भी इसे आप होल्ड करके रख सकते हो और थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखना जरूरी है।